YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स डिटेल में मैं ले रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम ने सिलेबस बहुत जल्दी कवर करना चाहिए, बट मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक टॉपिक को बस आप एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, हर एक टॉपिक को एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ो। बच्चों, लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप आपका होता है, हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने के बाद ही डेवलप होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। कब सॉल्व करते आएंगे? जब आपको उस टॉपिक की डेप्थ पता होगी। तो बच्चों, हर एक टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो उसको डेप्थ में पढ़ा करो, ताकि आपको एंट्रेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। सब कुछ ठीक है? मुझे चेक करने दो एक बार। यस, एवरीथिंग इज ओके। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। पार्ट 6 आज हम लोग देखने वाले हैं और लाइट का बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन जो कि हाइजिन सर ने हमें दिया था, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। न्यूटन सर ने कहा था कि लाइट जो है उसको पार्टिकल नेचर होता है, कार्पुस्कल्स नेचर होता है लाइट का। बट हाइजिन सर ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है और उस वेव का यूज़ करके उन्होंने लाइट के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन प्रूव करके बताए थे। जैसे कि हमने स्टडी किया रिफ्लेक्शन का प्रूफ हमने देखा, रिफ्रैक्शन का प्रूफ हमने देखा, इंटरफेरेंस का प्रूफ हमने देखा। इंटरफेरेंस किसका था बच्चों? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि हाइजिन सर ने बताया था कि वेव नेचर होता है। उसके बाद YDAC नाम का एक टॉपिक हमने स्टडी किया, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें ये देखा हम लोगों ने कि लाइट को सचमुच एक वेव नेचर है, उसकी वजह से वो प्रूव हुआ। सिमिलरली एक ऐसा ही फिनोमिनॉन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें भी हम लोग लाइट को एक वेव नेचर कंसीडर करके उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ फिनोमिनॉन जैसे हमने देखे, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, देन डिफ्रैक्शन है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे फिनोमिनॉन वेव नेचर से प्रूव होते हैं, ये सब वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। और जैसे हमने 11th में देखा था रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कंसीडर करके, उसको रे कंसीडर करके, उसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा प्रिंसिपल हमने वहाँ पे स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेव कंसीडर करके और एक फिनोमिनॉन स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ। सब लोग अपना नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि कंसंट्रेट करना है, हेडफोन लगा के बैठना है सब लोगों को। सब लोग हेडफोन लगा के बैठेंगे और मोबाइल तो साथ में ही रहेगा। ऑब्वियसली मोबाइल को साइलेंट मोड पे नहीं रख सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लो और सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं सबको है ना, उनको ऑफ करके रखो। ऑफ करके मतलब आप एरोप्लेन मोड लगा के ऑफलाइन का वीडियो देख सकते हैं, ऑफलाइन उसको डाउनलोड करके आप उसमें देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन बना रहता है। कंसंट्रेशन होगा तो हर एक टॉपिक दिमाग में सीधा जाएगा और दिमाग के एक कोने में जाके बैठेगा, और तभी वो बाहर आएगा जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। कब? एग्ज़ाम के वक्त। फिर हाँ क्लिक होगा कि यस, मैम ने ये ऐसे ऐसे बताया था, इसका मतलब हमें इसको ऐसे ही लिखना है, कुछ ऐसे पढ़ना होता है बच्चों। हर एक टॉपिक को है ना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, एग्जाम के वक्त आपको बराबर रिमाइंड होता है। और खुद लिखने का अभी आपको प्रूफ करना है बच्चों, खुद को मतलब मार्क्स लाने हैं, तो इसका प्रूफ हमें देना पड़ता है कि हमें कितना आ रहा है। तो ये प्रूफ हमें लिख के देना पड़ता है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे, तो क्रिकेट मैच देख के हम लोग क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते ना। अगर आपको एक्चुअल में क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें बैट हाथ में पकड़ते आनी चाहिए, उसके लिए हमें रन बनाते आनी चाहिए,
उसके लिए कहाँ से हिट करना है वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग स्किल एक्वायर करते हैं, इसको कहा जाता है साइकोमोटर स्किल एक्वायर करना। इसीलिए आपके कॉलेजेस में है ना बच्चों प्रैक्टिकल रखे जाते हैं इस चीज़ के। तो वैसे ये भी एक गेम ही है बच्चों, इसको गेम की तरह देखो। अगर आपको ये गेम खेलना है ना तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, वहाँ पे खेलना है मतलब लिखना है, तो लिखने के लिए हमें क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करेंगे, बस सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, एग्जाम के वक्त कंफ्यूज होगा कि क्या लिखना है यहाँ पे, ये सेंटेंस कैसे बनाना है। तो ये सारी बातें हैं ना, हमें स्किल एक्वायर करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों। तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि जब भी हम लोग लेक्चर सुनेंगे उसके साथ साथ हम लिखेंगे, तो हमारा लिखने का स्किल भी डेवलप होगा। क्योंकि हमें खुद को लिख के प्रूव करना है, सुन के नहीं, सुना के नहीं, हमें लिख के प्रूव करना है ना, इसलिए हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ, लिखो बच्चों लिखो। लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में अपने आप रिमाइंड होगा, यस मुझे क्या लिखना है, और अपने आप सेंटेंस बनाते आएगा। अगर ऐसे पढ़ोगे बच्चों, लाइफ में हर एक चीज़ के लिए, नॉट ओनली द लेक्चर्स, नॉट ओनली द एग्जाम, नॉट ओनली द एजुकेशन पर्पस, बट हर एक चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है बच्चों। तो स्किल अपने आप डेवलप होता है और हमें कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है इसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है बच्चों, ज़रूर डाउनलोड करें उसको। उसके अंदर आपको सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, लाइट का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर फिनोमेनॉन हम लोग नेचर में देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इसके बिहाइंड साइंस क्या है ये हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, है ना। तो आज हम लोग इसके बिहाइंड का साइंस स्टडी करने वाले हैं। मतलब देखो, जैसे कि मान लो कोई माउंटेन है, वो माउंटेन के एजेस पे ये जो आने वाला लाइट है, मतलब शाम को जब सूरज जाता है, मतलब जब शाम को एक साइड में, एक एंड में सूरज होता है और उस वक्त उसके रेज जो है ऐसे एजेस के ऊपर गिरते हैं, किसी माउंटेन के एजेस के ऊपर गिरते हैं। तो गिरने के बाद वो सीधा लाइट यहाँ से सीधा सीधा नहीं आता बच्चों। ये जो एजेस है, यहाँ पे ये जो एजेस दिख रही है, ये एजेस के अलोंग लाइट कुछ ऐसे बेंड होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, मान लो एक और दूसरा सूरज यहाँ पे आ गया हो, लाइट ऐसे बेंड होके हमें दिखाई देता है। तो ये लाइट का बहुत ही सुंदर फिनोमेनॉन आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसके बिहाइंड साइंस क्या है, ये जो रेज है वो सीधा भी तो आ सकते थे बच्चों। ये सीधा इसमें से निकल के, यहाँ से सीधा निकल के हमें दिखाई दे सकते थे, बट वो ऐसे नहीं होता, वो यहाँ पे बेंड होता है, लाइट बेंड होता है। ये नेचर का बहुत ही सुंदर और अद्भुत फिनोमेनॉन है जो आज तक हम लोगों ने देखा, बट इसको हमने स्टडी नहीं किया, इसके बिहाइंड साइंस क्या है ये हमें नहीं पता। सिमिलरली मान लो कोई एक ऐसा कागज का टुकड़ा होगा या फिर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा, उसके अंदर से हम लोग जब लाइट देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो उस वक्त हमें क्या दिखाई देता है कि उसके सेंटर में हमें एक ब्राइट पैच दिखाई देता है, बहुत ही ब्राइट स्पॉट ऐसे दिखाई देता है सेंटर में। उसके बाद उसके साइड में हमें कुछ कलर बैंड्स दिखाई देती है। तो बच्चों ये क्यों हुआ, ये क्यों होता है, इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो बेंडिंग होता है लाइट का अलोंग द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नथिंग बट द ऑब्स्टैकल। मतलब आने वाले लाइट के बीच में ही हमने कुछ तो भी ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल मतलब क्या, मतलब जैसे कि कोई एक हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्टैकल मतलब बीच में ही कोई चीज को रख देना, उसको ऑब्स्टैकल बोलेंगे हम लोग। अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है इसके लिए। मतलब हम चल रहे हैं, मान लो हम गाड़ी पे चल रहे और बीच में ही कोई रास्ते में आ गया सडनली और उसको हम टकरा गए। मतलब इंग्लिश में वर्ड मुझे याद आ रहा है बट हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है उसके। तो बीच में ही कोई रास्ता रोक लेता है, हमारा आने वाले गाड़ी का बीच में ही कोई रास्ता रोक लेगा तो वो ऑब्स्टैकल बन गया। जस्ट लाइक दैट, यहाँ आने वाले सीधे सीधा आने वाले रेज है और इन आने वाले रेज को बीच में ही कोई रोक लेता है, तो वो सीधे आने वाले रेज जो है वो क्या बनते हैं, यहाँ पे बेंड होते हैं। तो ये बेंडिंग जो है लाइट का, ये बेंडिंग को, इसी फेनोमेनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक पैच बन रहा है। अब ये पैच कैसे बन रहा है, बीच में सेंटर और
सेंटर में ब्राइट स्पॉट, सेंटर में ब्राइट स्पॉट एंड देन बाद में कुछ कलर्स बैंड्स दिखाई देती है, मतलब बाद में कुछ एक डार्क स्पॉट, एक ब्राइट स्पॉट, ऐसे हमें कुछ इमेज मिल रही है, ऐसे हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है। तो ये पैटर्न क्यों मिल रहा है, इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी फेनोमेनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेनॉन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। देखो देखो बच्चों, आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। मान लो कोई चीज हमने रखी है, तो उस चीज की शैडो हमें दूसरे साइड में मिलती है। मान लो ये साइड से कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इस चीज की शैडो हमें ये साइड में मिलती है। यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की है कभी? देखो एक्चुअली ये जो पेड़ है इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है ना। तो यहाँ से अगर मैं लाइट सीधा सीधा यहाँ पे सीधा सीधा लाइट जाने दूँ तो मुझे ये यहाँ से मिलनी चाहिए ना इमेज, मतलब जो शैडो है वो मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए। बट बच्चों ये शैडो हमें यहाँ से नहीं मिलती। शैडो हमें कहाँ से मिलती है? शैडो हमें इतनी लेंथ नीचे से हमें शैडो मिलती है, मतलब इतना डिस्टेंस वो नीचे आ जाता है। तो बच्चों ये क्यों होता है, इतना डिस्टेंस नीचे क्यों आता है? ये होता है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रेस कहाँ से बेंड कर रहे हैं? देखो अलोंग द एजेस, जो भी एजेस है, कॉर्नर से, हर एक चीज का, ऑब्जेक्ट का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से लाइट बेंड कर रहा है और बेंड करके उसका लाइट का हमें यहाँ पे शैडो दिख रहा है। तो हर एक कॉर्नर पे, हर एक एज पे जो ऑब्स्टेकल हम किसी लाइट के पाथ में लगा देते हैं तो उस ऑब्स्टेकल में से लाइट बेंड करता है बच्चों। ये बेंडिंग फेनोमेनॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक चीज साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की, क्या पता है? मैं बताती हूँ, देखो इधर ध्यान दो। क्या किया, मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन मैंने रखा, ठीक से देखो बच्चों, इसी के ऊपर डिपेंड हमारा सारा टॉपिक है। और हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्स्टेकल रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल मैंने रखा है और इसके सामने एक लाइट का सोर्स हमने रखा, इसके सामने एक लाइट का सोर्स हमने रखा, ठीक है। तो इस लाइट के सोर्स से लाइट रेज आएंगे, वो यहाँ पे गिरेंगे। ये लाइट रेज, ये आने वाले रेज तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये तो इस साइड आएंगे ही नहीं, लेकिन जो कॉर्नर पे, एजेस पे गिरने वाले रेज है वो बेंड होके यहाँ पे गिरेंगे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी शैडो हमें इतनी मिलनी चाहिए थी, बट वो इतनी ना मिलते हुए हमें इतनी ही मिलती है। शैडो छोटी बन गई क्योंकि इसने लाइट को सीधा सीधा पास नहीं किया, उसने बेंड किया लाइट को। बेंड करने के बाद वो शैडो हमें कुछ इतने डिस्टेंस पे मिल रही है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन पता है क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट लोगों ने? अब यहाँ पे ठीक है बच्चों, यहाँ पे लाइट ऐसे मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सारी आइडियल लाइट नहीं है, ये तो हमें शैडो दिखती है, पर इसके बाजू में अगर हम देखे भी तो हमें इतना कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम गौर से देखें, प्रैक्टिकल लैब में उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करें तो वहां पे और एक फेनोमेनॉन ऑब्जर्व हुआ, पता है क्या? उन्होंने देखा कि ये जो शैडो है, इस शैडो के ऊपर एग्जैक्टली एक डार्क ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है, बहुत ही ब्राइट स्पॉट, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एक पैच यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है जो कि डार्क है, वापिस एक ब्राइट स्पॉट और वापिस एक डार्क पैच दिखाई देता है, वापिस एक ब्राइट स्पॉट, वापिस एक डार्क पैच दिखाई देता है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग होती है बच्चों। और ठीक से ऑब्जर्व करो, मैंने पैचेस कैसे ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे पैटर्न कैसे ड्रॉ किया है। बीच का जो ब्राइट स्पॉट है उसकी विड्थ देखो कितनी है, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसकी विड्थ कम हो गई, फिर डार्क पैच जो है उसकी विड्थ और भी उससे कम हो गई, नेक्स्ट की और कम हो गई, नेक्स्ट की और कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर में जो है वो है सेंटर मैक्सिमा, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है बच्चों। तो इसके सेंटर में हमें क्या मिलता है? सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। कुछ ऐसे पैटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे शैडो तो मिली, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिकल पैचेस, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमें दिखाई दिया। वो पैटर्न कैसा था? उसका सेंटर में एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट था जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। याद करो, इसके पहले मैंने YDAC में क्या बताया था। सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट था जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। उसके बाद डार्क स्पॉट था, डार्क की इंटेंसिटी
कम थी, सबसे कम थी, उसके बाद और एक ब्राइट था, उसके बाद और एक डार्क था, अल्टरनेट डार्क ब्राइट ऐसे कुछ बैंड हमें मिल रही थी। ये बैंड सिर्फ मिल नहीं रही थी बच्चों, और एक चीज थी इसमें, क्या पता है, ये सेंटर का जो है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसके नेक्स्ट जो है उसकी विड्थ इससे कंपैरिजन में कम है, डार्क का भी सेम, उसके बाद जो है हमें विड्थ मिल रही उसकी कम, उससे कम उसकी, उससे कम उसकी, और कम होते गई। ऐसे विड्थ जो है वो डार्क की कम होते होते जाती है, सिमिलरली ब्राइट की भी कम होते होते जाती है। इसका मतलब एक सेंटर में मैक्सिमा मिलता है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। उसके बाद हमें ये सेकेंडरी पैचेस मिलते हैं, सेकेंडरी मिनिमा हम उसको बोलेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको याद है इंटरफेरेंस पैटर्न, दोनों में डिफरेंस देखो। ये जो पैटर्न है बच्चों, इस पैटर्न को एक सेंटर मैक्सिमा, फिर मिनिमा मतलब डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा मतलब डार्क, फिर मिनिमा मतलब डार्क। तो ये मैक्सिमा सबसे बड़ा, फिर विड्थ कम होते होते मिलती है। इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, आपको याद है मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। मैंने उसमें क्या बताया था आपको, एक सेंटर में होता है बच्चों मैक्सिमा, मतलब वहां पे हमने क्या कहा था, ब्राइट फ्रिंज कहा था, वहां पे हम फ्रिंज बोलते थे, यहाँ पे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा बोल रहे हैं। तो सेंटर में था हमारा ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद हमें मिला था एक डार्क फ्रिंज, है ना, उसके बाद हमें मिला था एक ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद हमें मिला था डार्क फ्रिंज। सिमिलरली यहाँ पे मिला था ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद मिला था डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद डार्क फ्रिंज। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये था बच्चों कि यहाँ पे हर एक फ्रिंज की विड्थ जो है वो सेम थी। फ्रिंज विड्थ इज, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ ये सेम थी, फ्रिंज विड्थ सेम थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ डिफरेंट है। मैक्सिमा सेंटर का सबसे बड़ा, उससे कम सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंड टर्शरी मिनिमा, ऐसे सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। देखो हाँ, ठीक से देखो, हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये सेंटर का रहेगा मैक्सिमा, उसके बाद आता है सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। उसके बाद ये जो है ये क्या रहेगा हमारा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। याद रखो, इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे, इसको डिराइव करने वाले हैं हम लोग। जैसे हमने इसके डिस्टेंसेस डिराइव किए ना लास्ट लेक्चर में YDSC में, वो फॉर्मूले होप्सो सभी लोगों ने लर्न किए होंगे, उसी को अभी हम डिराइव करने वाले हैं। सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, इसको मिनिमा कहते हैं बच्चों। ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ये प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा भी कहेंगे, दो नाम है इसके। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद आता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा मतलब डार्क बैंड। उसके बाद इनके बीच में रहेगा ब्राइट बैंड, है ना, ये प्रिंसिपल, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे मैक्सिमा रहेंगे। ठीक है, मतलब जो यहाँ हम ब्राइट बोल रहे थे वो यहाँ मैक्सिमा रहेगा, जो हम यहाँ डार्क बोल रहे थे वो यहाँ मिनिमा रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमा बोलेंगे, इसको हम ब्राइट बैंड बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, इसको हम मिनिमा बोलेंगे, इसको हम डार्क बैंड बोलेंगे, डार्क फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये डिफ्रैक्शन से बनने वाला होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करेंगे, उसका एक डेरिवेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज देखी थी, वैसे यहाँ पे हम लोग कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। मतलब उनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, उसके बाद दोनों का फ्रिंज विड्थ कितना है वो हम लोग निकालेंगे। ये सारी बातें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, बाद हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है इसकी।
सबसे पहली डेफिनेशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टैकल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एजेस होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे लाइट का जो बेंडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ एन ऑब्स्टैकल और स्लिट एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे स्प्रेडिंग इनटू द रीजन, यहाँ पे स्प्रेड होता है वो, जैसे यहाँ पे स्प्रेड हुआ है इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर ये देखो, यहाँ पे सभी जितने भी एजेस है, इन सब एजेस से लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया और ये स्प्रेड हो गया। ज्योमेट्रिकल शैडो के सराउंडिंग में ये क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। सब लाइट ऐसे बेंड होके क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या है। एट नून सर्कुलर पैचेस ऑफ सनलाइट आर सीन ऑन द ग्राउंड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अंडरनीथ ट्रीज। नून में क्या होता है, सर्कुलर पैचेस दिखते हैं ट्रीज के नीचे। अगर हम देखेंगे उसको अच्छे से तो वहाँ सर्कुलर पैचेस दिखते हैं। तो वो सर्कुलर पैचेस किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। व्हेन सन इज व्यूड थ्रू फाइन पीस ऑफ क्लॉथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, क्लॉथ का मैंने दिखाया था ना आपको, कहाँ गया वो, ये वाला देखो, यहाँ एक छोटा सा पीस लिया क्लॉथ का और उसमें से हम लोग सन को देख रहे हैं, तो हमें सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट दिखता है, फिर हमें कलर बैंड्स दिखती है। तो वही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइन पीस ऑफ अ क्लॉथ कलर्ड स्पेक्स इज ऑब्जर्व ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कलर स्पेक्स हमें दिखते हैं ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली द लुमिनस बॉर्डर सराउंडिंग द बाउंड्री ऑफ माउंटेन, जो मैंने ये दिखाया आपको, बाउंड्री ऑफ माउंटेन का ये वाला बाउंड्री ऑफ माउंटेन, या फिर यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं ऐसे, जैसे कि मान लो वो माउंटेन से कुछ लाइट बाहर निकल रहा हो, ऐसे हमें फील होता है ना, एट द इवनिंग में। लुमिनस बॉर्डर सराउंडिंग द बाउंड्री ऑफ एन माउंटेन जस्ट बिफोर द सनराइज और सनसेट या सनराइज के पहले हमें वो दिखता है, इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब सन एक साइड में होगा तब, सनसेट और सनराइज के वक्त, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल्स हैं, और ये इसका डेफिनेशन। बच्चों इसको बहुत अच्छे से कॉपी करना है, क्योंकि आपको बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको कॉपी करो। उसके बाद चलते हैं बच्चों, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है ना बच्चों, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, क्यों पता है क्या। एक्चुअली ये डिफरेंस में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप बस याद रखो कि हमें डिफरेंस लेना है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का, तो वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी। देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। देखो अभी यहाँ पे डिफ्रैक्शन के दो सोर्सेस थे, मतलब दो साइंटिस्ट लोगों ने डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिया था, डिफ्रैक्शन के सोर्सेस बना के दिए थे। एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रॉनहोफर और दूसरे थे फ्रेस्नेल। तो ये दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो फ्रॉनहोफर सर ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा है, एक सोर्स ऑफ लाइट रखा यहाँ पे, और इसके सामने एक स्क्रीन रखी, स्क्रीन नहीं एक शीट रखा। इस शीट को उन्होंने एक स्लिट बना दी ऐसे। अब ये स्लिट जो है बच्चों ये थोड़ी बड़ी थी। आपको याद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, डबल स्लिट थी। मतलब क्या, यंग्स सर ने क्या कहा था, उन्होंने एक सोर्स लिया था और आगे दो शीट्स के दो स्लिट्स बनाए थे, एक शीट यहाँ पे एक यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा स्लिट था और यहाँ पे कुछ ऐसा स्लिट था, मतलब दो स्लिट्स थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था और दोनों का डायमीटर भी बहुत छोटा था। जितना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है उतना छोटा डायमीटर उन्होंने लिया था। बट यहाँ पे फ्रॉनहोफर ने कुछ अलग किया बच्चों उन्होंने एक ही सिंगल स्लिट ली, दो स्लिट्स नहीं लिए, एक सिंगल स्लिट थी और उसके सामने सोर्स रख दिया। सॉरी आज क्या हो रहा है बच्चों, स्लिप ऑफ टंग, कुछ मीठा खा के आई हूँ शायद से मैं। तो इसके आगे उन्होंने एक सोर्स रख दिया, इस सोर्स के आगे एक स्लिट रखी जिसकी विड्थ जो है वो बड़ी थी। हाँ, लेकिन फ्रॉनहोफर ने क्या किया बच्चों, ये जो सोर्स था ना, ये सोर्स बहुत दूर रखा था, मतलब इसका डिस्टेंस d जो है वो लार्ज लिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा लिया था। ताकि क्या होगा, देखो ये क्यों लार्ज लिया मैं बताती हूँ। इससे निकलने वाली वेव्स जो है वो यहाँ से निकलेगी,
ये बहुत दूर है, तो ये यहाँ से निकलते 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 इनका जो कर्व पाथ है वो बढ़ता जाएगा। और जब हम यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ का पोर्शन लेने वाले हैं, वो जस्ट लाइक हमें कैसे दिखता है, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट दिखता है हमें। वेव फ्रंट याद है बच्चों, स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखो तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आपको फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये कौन सा वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये इतना दूर है कि यहाँ से ये हमें प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका छोटा सा पार्ट हम लोग लेते हैं, बहुत बड़े कर्व का एक बहुत बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल का हम इतना सा पार्ट कट कर ले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा, मतलब प्लेन दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। ये इतना दूर रखा है ताकि ये हमें किसके जैसा दिखता है, एक प्लेन वेव फ्रंट के जैसा दिखता है। ठीक है, ये सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये फ्रॉनहोफर का एक्सपेरिमेंट सेटअप था। फ्रेजनेल सर ने क्या किया, यहाँ पे फ्रेजनेल सर ने क्या किया, उन्होंने ये डिस्टेंस बहुत कम रखा था, मतलब उन्होंने भी सेम सेटअप किया है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और इसके सामने ये स्क्रीन रखी है, स्क्रीन नहीं सॉरी, ये स्लीट रखी है, और ये स्लीट जो है यहाँ पे इतनी स्लीट ली, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आने वाला जो लाइट है बच्चों, ये कुछ हमें ऐसे कर्व दिखाई देगा, मतलब ये एक तो कर्व होगा, एक तो सिलिंड्रिकल होगा, डिपेंड्स ऑन कि आपने सोर्स ऑफ लाइट कैसा लिया है। अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट सोर्स लिया है तो हमें वो कर्व मिलेगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट आपने सिलिंड्रिकल लिया है, मतलब मान लो कोई ट्यूबलाइट ली है, तो वो हमें सिलिंड्रिकल मिलेगा, डिपेंड्स ऑन। तो ये इनका जो ये डिस्टेंस है सोर्स एंड स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी स्मॉल था, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये स्मॉल होता है किसमें, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न में, और फ्रॉनहोफर में ये लार्ज होता है, बस इतना डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ से मिलने वाली जो हमें सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमें प्लेन वेव फ्रंट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो बहुत बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इरेजर हटा दो मैम, पेंसिल ले लो। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखो क्या है, ये फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। मतलब क्या, मैंने आपको बोला दिस इज प्राइमरी सोर्स, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से ही हम सेकेंडरी सोर्स बनाएंगे एंड सेकेंडरी सोर्स का लाइट हम डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सोर्स। सो डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स, मतलब ये एंड ये सेकेंडरी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स और ऑब्स्टेकल or slit causing diffraction and the screen for viewing the diffraction pattern are very large। मैंने आपको बताया ना, इसका प्राइमरी सोर्स का एंड स्लीट का और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, आर वेरी लार्ज, एंड दिस इज नथिंग बट द डिफ्रैक्शन कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स or the obstacle and the obstacle, or it is also called as slit, are very large. This type of diffraction pattern is nothing but the Fraunhofer diffraction। और दूसरा कौन सा था, सेकेंड वाला, एक मिनट, इसी के अंदर, हाँ, इससे मिलने वाली वेव फ्रंट कौन सी बताई मैंने आपको, प्लेन वेव फ्रंट, तो वो हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा। इन दिस केस द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द ऑब्स्टैकल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। सेम अभी फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। इन दिस केस द डिस्टेंसेज आर मच स्मॉलर एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। इसमें क्या होता है कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज मच स्मॉलर एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। वो सिलिंड्रिकल रहेगा कि कर्व रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने कौन सा सोर्स यूज किया है, स्पेरिकल रहेगा कि सिलिंड्रिकल रहेगा, वो डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सोर्स पे वो डिपेंड करेगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग, मैं आपको, हाँ, इसमें इन दोनों में से हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं
इन दोनों में से हम लोग फ्रेस्नेल का नहीं, इन दोनों में से हम फ्राउनहोफर का स्टडी करेंगे। फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, उनका डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें डेरिवेशन के साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिटेल में लिख के देने वाली हूँ। उसको आप डिटेल में एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिखोगे। बोर्ड पे मैं सब कुछ आपको अच्छे तरीके से लिख के देने वाली हूँ। कैसे लिखना है क्वेश्चन वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के पहले इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेस्नेल का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले। हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं, फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्राउनहोफर सर ने जो सेटअप बनाया था वो सेटअप हम लोग देख लेते हैं। तो सर ने क्या किया देखो, सबसे पहले उन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, प्राइमरी सोर्स हम जिसको बोलते हैं। अब ये सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, यहाँ से कुछ वेव्स ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये सारी वेव्स अलग अलग एंगल से चल रही है, सारी वेव्स अलग अलग एंगल पे चल रही है। तो इनको मुझे एक ही लाइन में लाना है। एक ही लाइन में लाने के लिए हमने एक रिंग मास्टर रख दिया। वो रिंग मास्टर कौन है, हमारा लेंस। तो इसके आगे हमने लगाया एक लेंस, ठीक है। ये लेंस ने क्या किया, लेंस ने ये सारे रेस को बेंड कर दिया। इन्होंने ये सारे रेस को सीधा लाइन में खड़ा कर दिया। चलो कांटी लगा के बैठे थे वो, तो उन्होंने सबको है ना सीधा लाइन में खड़ा किया। ये सीधे लाइन में आ गए सब लोग, सब एक दूसरे को पैरेलल हो गए। किसकी वजह से, ड्यू टू दिस लेंस, ये लेंस की वजह से ये सारे रेस जो है वो एक लाइन में आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारे रेस स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ऐसे स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे, है ना। बट बच्चों ये जो रेस है ये सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जितने भी पॉइंट्स होते हैं किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर, ये वेव फ्रंट है मान लो, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट मैंने लिया, ये एक रे यहाँ से, एक रे यहाँ से, एक रे यहाँ से, ऐसे अलग अलग एंगल से रे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं। बट इसमें से हम एक ही रे लेंगे एट एंगल थीटा। थीटा के लिए कंडीशन बनाएंगे तो वो सारे थीटा के लिए एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक एंगल लिया थीटा जितना डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये रे लिया, इस रे पे मैंने ये थीटा जितने एंगल पे दूसरा रे लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी थीटा जितने एंगल पे दूसरा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा। तो हुआ क्या देखो बच्चों, अब आपको समझ में आएगा कि सेंटर में वो ब्राइट स्पॉट क्यों मिला था। पता है, ये सारे रेज ये एक साथ चल रहे बच्चों, एक साथ चलने वाले की जो क्या बोलते हैं, एक ही जब हम साथ में चलते हैं ना तो ताकत बढ़ती है, जस्ट लाइक दैट। अगर हम अकेले हैं तो हमारी ताकत कम रहेगी बच्चों, लेकिन जब हम साथ में लेके चलेंगे ना तो वो ताकत कुछ अलग ही रहेगी। कुछ ऐसे ही हुआ ही रेस के साथ। तो ये सब साथ में चल रहे तो इनकी ताकत ज़्यादा, मतलब इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा। तो इनकी इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है बच्चों। मतलब ये सब साथ में चलने वाले रेस जो है ना वो एक जगह आ गए। मतलब देखो ये सारे साथ में चलने वाले रेस, ये सारे साथ में चलने वाले रेस, ये सभी रेस कहाँ इकट्ठा हो गए, ये यहाँ से यहाँ, ये साथ में चलने वाला यहाँ, ये साथ में चलने वाला यहाँ, ये साथ में चलने वाला यहाँ, ये सारे रेस एक जगह इकट्ठा हो गए। और ये जो जिस पॉइंट पे इकट्ठा हुए थे वहाँ पे हमें एक ब्राइट इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिला। मतलब जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा थी वो था हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल मैक्सिमा। इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा क्योंकि ये साथ में चल रहे थे, इसीलिए हमेशा सबको साथ में लेके चलना चाहिए बच्चों, ताकि हमारी ताकत बढ़ती है। तो इसी तरह इसकी ताकत भी बढ़ी। तो इसकी ताकत मतलब कौन है हमारा, ये है हमारा, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ, ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा है, सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों। और ये सेंट्रल मैक्सिमा का ही दूसरा नामकरण है प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। और एक बात बताऊं, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है इसके अंदर पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, सोचो जरा। इसके अंदर पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस मतलब जो साथ में चलने वाले रेज है
वो आगे पीछे चल रहे क्या? नहीं, वो साथ में चल रहे, तभी तो उनकी ताकत ज्यादा है। तो वो साथ में चल रहे, मतलब ये मेरे साथ चल रहा है, मैं इसके साथ चल रही हूँ, मतलब ये हम दोनों का पाथ डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं, हम तो हाथ पकड़ के चल रहे, तो हम साथ में चल रहे, इसका मतलब हम सबका पाथ डिफरेंस क्या है? हम एक ही लाइन में चल रहे, तो नो डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस क्या है? 0। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है 0, पाथ डिफरेंस 0। इसका मतलब बच्चों इनका एंगल कितना है? दैट इज नथिंग बट द 0। पैरेलल रेस का एंगल कितना होता है? 0। तो इनके बीच में एंगल भी कितना है? 0। इसीलिए हमें यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट हाई इंटेंसिटी वाला एक बड़ा सा स्पॉट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है? एक तो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, एक तो मिनिमा मिलेगा, है ना। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ऐसे अलग अलग मिलेंगे। एक तो मैक्सिमा मिलेगा, नहीं तो मिनिमा मिलेगा, डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो तो हम देखने ही वाले हैं बच्चों। बट अभी देखो हमने क्या किया, अभी मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, अभी थीटा जितने एंगल पे हमने कुछ रेज लिए, देखो थीटा जितने एंगल पे मैंने कुछ रेज लिए, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये ठीक से दिखना है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी रिंग मास्टर बैठा है, मतलब और एक लेंस बैठा है, तो ये लेंस ने क्या किया, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। सबका एंगल सेम है बच्चों, तो सारे सेम एंगल वाले जितने भी रेज है ना, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा किया और यहाँ पे हमें मिलता है पी। पी हमारा क्या रहेगा? सेकेंडरी, एक तो ये मैक्सिमा रहेगा बच्चों, डिपेंड्स ऑन थीटा क्या है, थीटा जो रहेगा, एक तो मिनिमा मिलेगा, एक तो मैक्सिमा मिलेगा। सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर सेकेंडरी मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये निकालेंगे हम लोग, किसको मैक्सिमा कहेंगे, किसको मिनिमा कहेंगे। तो ऐसे कुछ सेटअप फ्रॉनोफर सर ने लगाया था बच्चों। अब इसी सेटअप को हम लोग है ना थोड़ा अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, मतलब विथ एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और तो और इसे जो फॉर्मूलेज मैं देने वाली हूँ ना आपको, और एंड में मैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों के फॉर्मूलेज आपको कंपेयर करके दूंगी, ठीक है। तो इससे जो फॉर्मूलेज मैं देने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर हर एक एंट्रेंस में क्वेश्चन होता ही होता है। इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरफेरेंस के फ्रिंज विड्थ, देन ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इन सब के ऊपर जो वाई है, मैंने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना आपको, वो सारे फॉर्मूलेज मैंने एक आपको लिख के भी दिए थे, फॉर्मूले की लिस्ट, वो सारे फॉर्मूलेज करके रखो बच्चों, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली आज जो मैं फॉर्मूलेज देने वाली हूँ डिफ्रैक्शन के, ये भी करके रखो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये डायग्राम आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। तो ये डिस्टेंस, ये स्क्रीन है, हाँ यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये प्राइमरी सोर्स है, इसके पहले एक लेंस लगा है सारे रेस को एक साथ चलने के लिए। फिर ये सेकेंडरी सोर्स का काम करने लगे, उन्होंने और कुछ रेज यहाँ इमिट किए, तो सारे एक साथ चलने वाले रेज जो है एक जगह आ गए, कुछ एंगल में चलने वाले रेज एक जगह आ गए, और फिर ऐसे हमें एक ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद एक तो मिनिमा मिलेगा, एक तो मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद है ना हम लोग इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो इसको। 4 मार्क्स के लिए ये सवाल आपको पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, 4 मार्क्स का सवाल है और इसको इम्पोर्टेंट करना है सब लोगों ने। 1 मिनट, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और तो और इसके अंदर जो फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मैं बहुत, आज क्या हुआ है बच्चों, आज मैं बहुत मीठा कुछ खा के नहीं आई हूँ मैं, बट पता नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, हंसो मत मेरे वर्ड्स पे, ओके। तो देखो, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे हम लोग पहले डायग्राम स्टडी करेंगे। जो सेटअप मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया ना, वही सेटअप है बच्चों। उसी सेटअप को कंटिन्यू करते हुए अभी मैं आपको फॉर्मूलेज डिराइव करके दूंगी। किसके किसके फॉर्मूलेज हम लोग डिराइव करेंगे? पहले तो हम सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फॉर्मूला नहीं है वो तो मैंने बता ही दिया, थीटा = 0 होता है। उसके बाद अगर मुझे फर्स्ट मिनिमा का
सेकेंडरी मिनिमा होता है पहला। अगर मुझे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस निकालना, एंगल निकालना है। और एक बात बच्चों, देखो इंटरफेरेंस में हम लोग क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे ना। इंटरफेरेंस में हम लोग क्या निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस निकाल रहे। सेंटर में क्या था, ब्राइट, फिर क्या था, डार्क, फिर क्या था, डार्क, इधर डार्क, इधर डार्क। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब सेंटर से हम क्या निकाल रहे थे, y निकाल रहे थे, है ना। अभी यहाँ हम y तो निकालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये एंगल भी निकालेंगे, थीटा। इसको कहा जाता है एंगुलर सेपरेशन। एंगुलरली वो रे कितना सेपरेट हुआ है, तो एंगुलर सेपरेशन हम लोग निकालेंगे। मतलब इस टॉपिक में, इस डेरिवेशन में हम लोग थीटा निकालने वाले हैं। थीटा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, थीटा का भी डिराइव करेंगे, ये थीटा भी हम लोग निकालेंगे और ये y भी हम लोग निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, थीटा एंड y। डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे एंड y, दोनों की कंडीशंस देखेंगे, ताकि आपको किसी के ऊपर भी सवाल पूछा जाए ना तो तुरंत सॉल्व करते आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, वही सेटअप लिया, बट इसको ना थोड़ा आगे से उठाया हमने। मतलब देखो हमने क्या किया, एक सोर्स रखा था, उसके बाद हमने लेंस रखा, है ना। लेंस के आगे हमने एक स्लीट रखी थी, याद है मैंने बताया था, उसके आगे एक स्लीट रखी थी। वो स्लीट को हम लोग यहाँ पे, ये स्लीट कौन सी, AB स्लीट, ये स्लीट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ये वाली, जो कि सेकेंडरी सोर्स का काम करे। और इसके आगे का ये इतना सेटअप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। इसके पीछे का सेटअप हमने नहीं लिया, ये AB स्लीट के आगे का सेटअप हमने यहाँ पे लिया है। मैं आपको याद है ना, मैंने बताया था, यहाँ सोर्स रखा, उसके आगे हमने एक स्लीट रखी, और ये AB स्लीट या ये AB स्लीट के आगे का सेटअप हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये वाला, तो ये AB स्लीट हमने ली, AB, कंसिडर अ स्लीट AB, जिसकी स्लीट विड्थ हमने स्मॉल a से डिनोट की है। जैसे कि हमने दो स्लिट्स ली थी, याद है आपको, S1 एंड S2 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे एक सिंगल स्लिट ली, और ये सिंगल स्लिट का उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने D लिया था, याद है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने D लिया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने A लिया, दोनों मतलब एक ही है, तो इसका विड्थ हम लोग लेंगे। ये विड्थ कितना लिया हमने, A, और यहाँ पे ये a/2 होगा, फिर ये a/2 होगा। दोनों को अगर मैंने सेंटर में काट दिया और सेंटर से उसका डिस्टेंस लिया तो a/2 बनेगा। तो देखो ये AB स्लिट ली है, इस AB स्लिट का एक सेंटर हमने पॉइंट लिया है C पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट है एक्चुअली, यहाँ एक सेंटर में हमने पॉइंट लिया C इज द सेंटर ऑफ दिस स्लिट, ठीक है। और ये दोनों को हमने हाफ ऑफ पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। ये AB टोटल स्लिट है, जिसका स्लिट विड्थ कितना है A, और इसको सेंटर से हमने डिवाइड किया a/2 डिस्टेंस से। उसके बाद देखो ये सीधे जाने वाले कुछ रेज हैं, ये सीधे जाने वाले रेज सबको यहाँ से जाएंगे और यहाँ इकट्ठा किया, जिनका पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों, 0। इनको सबको पैरेलल जाने वाले रेज को लेंस ने क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया। तो P0 हमारा क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। और तो और मैंने आपको क्या बताया कि AB जो है, ये स्लिट किसका काम करती है, सेकेंडरी सोर्स का। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल AB एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इमिट्स ऑल द वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, और ये खुद की वेव भी इमिट करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इन्होंने थीटा जितने एंगल पे कुछ वेव स्टार्ट की, तो ये थीटा जितने एंगल पे कुछ वेव्स हमें मिल रही है, ये सारी वेव्स हमने इकट्ठा की इस पॉइंट पे ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। ये सारी वेव्स हमने इकट्ठा की P पॉइंट के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन, ये मैक्सिमा रहेगा कि मिनिमा रहेगा, ये डिपेंड करेगा उनके पाथ डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ये सारा टॉपिक जो मैंने अभी बताया है ना आपको, इसको मैं अच्छे से लिख के देती हूँ। इसके बाद हमने लेंस ली है, और ये लेंस का और ये सोर्स का ये जो डिस्टेंस, स्क्रीन सॉरी XY, ये XY स्क्रीन हमने ली है। कंसिडर XY स्क्रीन विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, जो हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है, D जितने डिस्टेंस। और तो और बच्चों ये स्लीट का जो विड्थ है A, दैट इज वेरी स्मॉल, एंड D डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अभी इसी को मैं आपको अच्छे से लिख के देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से लिख के लेते हैं, एंड देन मैं आपको हर एक पॉइंट का मैक्सिमा मिनिमा का जो कंडीशन है वो बताऊंगी। वैसे भी उन्होंने क्या दिया है, कंडीशंस द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ फ्रिंजेस बोला है बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है इसको मैक्सिमा मिनिमा भी बोला जाता है। ब्राइट मतलब मैक्सिमा, डार्क मतलब मिनिमा, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कैसे इसको रखा है,
क्या क्या किया है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कंसीडर अ स्लीट ए बी। ओके, कंसीडर अ स्लीट ए बी विच इज इल्यूमिनेटेड, जिसके ऊपर हमने लाइट फॉल किया है, विच इज इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट से भर देना, लाइट फॉल करना, इल्यूमिनेटेड with a light of wavelength lambda, which is illuminated with a light of wavelength lambda. Okay, small a क्या है इसमें, a is equal to width of the slit, ठीक है, स्मॉल ए इसकी विड्थ है। उसके बाद हमने क्या लिया है, एक स्क्रीन लिया है, वो भी लिखो, कंसीडर अ स्क्रीन, XY स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन है, XY स्क्रीन which is placed at a distance d from the slit AB. ओके, उसके बाद हमने एक लेंस भी रखा है ना इसके आगे, वो लेंस भी लिखो। लेंस क्यों रखा है, कंसीडर अ लेंस विच इज यूज टू फोकस्ड ऑल द रेज। ओके, जो जितने भी रेज है वो रेज को फोकस करने के लिए, फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, उसके लिए हमने क्या किया है, लेंस रखा है। लेंस इज यूज्ड टू फोकस all the rays emitted from the source of light on the screen, ठीक है। ओके, लेंस हो गया, स्क्रीन हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। तो फोर्थ पॉइंट हम यही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल all the points on the slit AB acts as a secondary source of light, and emits the waves in all possible directions, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसी का यूज करके अभी हम लोग सेंट्रल, सबसे पहले तो हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा की पोजीशन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं मैक्सिमा की पोजीशन बताती हूँ। स्क्रीनशॉट निकालते चलो बच्चों और लिखते चलो। हाँ, देखो अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे, उसके बाद मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे। स्क्रीन मुझे चेंज करनी है, स्लाइड, हाँ ब्लैक कलर, बच्चों की डिमांड ब्लैक कलर। तो देखो अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सबसे पहला पॉइंट हमारा, इसके ऊपर मैंने पहला 1 2 3 पॉइंट ना, ये कंस्ट्रक्शन का हम लोग स्टार लगाओ इसको बच्चों, इसको स्टार लगाओ, ये स्टार लगाऊंगी तो ये मेन पॉइंट्स है।
एंड देन इसके अंदर के ये सब पॉइंट्स है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अभी कौन सा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, देखो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है ये सारे पॉइंट, ये सारे पैरेलल रेज की वजह से। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेंटर मान लिया, कौन सा, सी बी द सेंटर ऑफ स्लिट ए बी, इस ए बी का एक सेंटर मान लिया सी, और ये सी के साथ सभी चल दिए, सारे रेज सी के साथ चल दिए, मतलब ये सी सीधा जाके गिर रहा है किसके ऊपर, सीपी नॉट के ऊपर। और फिर इससे पैरेलल रेज ये सारे जिनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0, सब साथ में चल रहे, साथ में चलने वाले का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये सारे साथ में चलने वाले जो रेज है इनको ये लेंस ने क्या किया, एक जगह फोकस कर दिया। वो पॉइंट कौन सा था यहाँ पे, P0, जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रहा था, ठीक है। और इसके बीच में एंगल भी कितना है बच्चों, 0, क्योंकि सारे रेज पैरेलल है, विथ 0 एंगल से चल रहे हैं। तो इसी को अभी हम लोग लिखते हैं अच्छे से। पहला पॉइंट, लेट सी बी द सेंटर ऑफ स्लिट ए बी, सी बी द सेंटर ऑफ स्लिट ए बी, ठीक है। एंड सी पी नॉट, कंसिडर, ऐसे करो, कंसिडर सी पी नॉट, consider a ray CP0। बच्चों अगर ये लिखने में बोर होता है ना आपको, 2 के स्पीड से चला दो। कंसिडर अ रे CP0 एंड all rays which are parallel to CP0, which are parallel to CP0, focused on point P0, focused on point P0 by using lens, ठीक है। and path difference of all these points is 0। hence 0 होने की वजह से सब साथ में चल रहे ना, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। hence जैसे कि हमने देखा क्रेस्ट कोलाइड ऑन क्रेस्ट, ट्रफ कोलाइड ऑन ट्रफ, तो हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। These points is 0, hence intensity of a point P0 is maximum, which is called central maxima or principal maxima, which is called central maxima or principal maxima। और सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये भी लिख दो कि ये जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है फॉर लाइन CP0, द एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये है हमारे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। ऐसे ही हम लोग किसके लिए लिखेंगे अभी, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मिनिमा, लेकिन उसके पहले देखो पैटर्न कैसा है ये समझ लो। देखो सबसे पहले मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हमें क्या मिलता है, एक सेकेंड ना, सबसे पहले हमें मिलता है ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे
डार्क स्पॉट, ये डार्क है, ठीक है। उसके बाद मिलता है हमें दूसरा डार्क, फिर उसके बाद मिलता है हमें तीसरा डार्क, लेकिन विड्थ सबकी कम कम होती जाती है। सेम जैसे यहाँ पे डार्क मिला है वैसे इस साइड में भी हमें क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। इसकी और इसकी विड्थ सेम रहेगी, इन दोनों की विड्थ हमें सेम मिलेगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ दूसरा डार्क मिलेगा, डार्क बैंड, एंड देन उसके बाद और एक यहाँ हमें तीसरा डार्क मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा हुआ। अभी हमने इसकी पोजीशन निकाली, सेंट्रल मैक्सिमा की, इसकी पोजीशन हमने निकाली। ये किसकी वजह से मिला हमें, ये हमें मिला ड्यू टू इसका जो थीटा है वो कितना है, 0। जो सारे पाथ डिफरेंसेस जो है, जितने निकलने वाले रेज, इन सब का पाथ डिफरेंस क्या है, 0। तो ये हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं, ये सभी क्या है यहाँ पे, दिस ऑल आर, ये सारे क्या है यहाँ पे, दिस ऑल आर सेकेंडरी मिनिमा। इनको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली इनके बीच में देखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये तो ब्राइट है ना, क्योंकि यहाँ सेंटर मैक्सिमा मिलता है, फिर वापिस उसके बाद तुरंत हमें क्या मिलता है, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक है बच्चों। इसके बाद तुरंत हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक से देखो, सेंटर में मैक्सिमा, फिर उसके बाद तुरंत हमें मिनिमा, दोनों साइड से मिनिमा, फिर वापिस हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा। ये क्या है, दिस इज मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, ये भी क्या है, मैक्सिमा। तो ये सारे कौन से मैक्सिमा है, ये सारे सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सब क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये भी क्या है, मैक्सिमा, ये भी क्या है, मैक्सिमा, ठीक है, ये सब मैक्सिमा। तो इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये जो है बीच बीच में इनको कहा जाता है सेकेंडरी मिनिमा। तो इसमें ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हो गया, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा हो गया, ये थर्ड सेकेंडरी मिनिमा हो गया। समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, सबको सेकेंडरी सेकेंडरी लगेगा, बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सिमिलरली इसको हम कहेंगे, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। सेम इसकी साइड में आएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली ये बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। समझ में आया अभी? तो हमें क्या करना है, अभी देखो ये हमारा आधा ही पार्ट कंप्लीट हुआ इस डेरिवेशन का। अभी हमें क्या करना है, इनकी पोजीशंस निकालनी है। मतलब सबसे पहले तो हम एंगुलर सेपरेशन निकालेंगे, थीटा निकालेंगे सबके लिए। इसके लिए थीटा, इन दोनों के लिए थीटा सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम है, बस एक दूसरी साइड में है एक इस साइड में है, तो प्लस माइनस है। बाकी दोनों के लिए थीटा सेम रहेगा, सेम इन दोनों के लिए थीटा सेम रहेगा, इन दोनों के लिए थीटा सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए थीटा सेम रहेगा, इसके लिए और इसके लिए थीटा सेम रहेगा। और तो और इनका डिस्प्लेसमेंट, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट हम y लेंगे, बस ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। सेम यहाँ इसके लिए y हम लेंगे, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। फिर इसके लिए हम y लेंगे, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी इसी को यूज करके ये समझ लो, ये यहाँ ड्रॉ नहीं करना है आपको, इसका ग्राफ आता है वो ग्राफ में बता दूंगी आपको, बस आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, इसके बारे में, ये वाला एंड ये वाला, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन अभी निकाल ली। अब हम इन दोनों की पोजीशन निकालेंगे, इसकी एंड इसकी। इन दोनों की पोजीशन निकालने के बाद हम इसकी पोजीशन निकालेंगे सेकेंड की, फिर हम इसकी पोजीशन थर्ड की निकालने की जरूरत नहीं, एंड की निकालेंगे। एंड के लिए फॉर्मूला दे दूंगी, फिर फर्स्ट सेकेंड हर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर हम किसके लिए निकालेंगे, मैक्सिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए हो गया, मिनिमा के लिए हो गया, फिर हमारा डेरिवेशन खत्म। फिर हम फ्रिंज विड्थ देखेंगे। मैं एंड में आपको सब फॉर्मूले का एक लिस्ट दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चले फिर, चलो इसको मैं रफ कर दूं क्या, या फिर आपको किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अच्छे से लिखना है ना, लिख लो बच्चों। मैं तब तक है ना आपको ये बताती हूँ। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे कुछ थीटा जितने एंगल पे हमने क्या लिया, पी पॉइंट लिया। पी पॉइंट हम किसके लिए लेते हैं, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी विच इज प्रोड्यूस्ड, किसकी वजह से बना है ये, विच इज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू ऑल रेस विच आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द सीपी नॉट, जो सीपी नॉट के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं वो सारे पैरेलल रेस के साथ थीटा जितना एंगल बना रहे हैं, ऐसे पॉइंट का हमने क्या लिया है अभी पी लिया है। और पी पॉइंट एक तो वो मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो उससे हम लोग यहाँ पे पॉइंट पी लेने वाले हैं और उससे मैं आपको बताती हूँ डेरिवेशन क्या रहेगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की। तो टाइटल दो आगे का टाइटल दो। देखो अभी हम बात कर रहे हैं, स्टार लगाओ, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की। मैक्सिमा की बाद में बात करेंगे, सेकेंडरी मिनिमा पहले लेते हैं। सेकेंडरी मिनिमा में कितने हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। पहले हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट की। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पहले लेते हैं। कलर कौन सा लूं, ये वाला लूं, ये वाला लेती हूँ, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सॉरी, इसके अंदर अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। देखो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने पी पॉइंट लिया है। इसमें पहला पॉइंट लिखो अभी, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी which is formed due to all rays which makes an angle theta, with CP naught, makes an angle theta with CP naught, ठीक है। देखो ये पॉइंट हमने ये सारे रेज लिए जो क्या कर रहे हैं, ये सारे रेज विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ CP नॉट। CP नॉट ये सब CP नॉट है ना, पैरेलल रेज, तो ये सारे में क्या कर रहे हैं, थीटा जितना एंगल मेड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले, देखो यहां से मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है बच्चों। ये क्यूब फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि इनके अंदर पाथ डिफरेंस साथ में नहीं चल रहे, इसलिए डार्क। मैंने क्या बोला, साथ में चलेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, ये डार्क बना, इसकी इंटेंसिटी कम है क्योंकि साथ में नहीं चल रहे। तो साथ में नहीं चल रहे मतलब पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दी। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको एन नाम दे देते हैं, है ना। इसको एन नाम ऑलरेडी दिया है, थोड़ा इधर इस साइड हो गया वो, इसको एन नाम दिया। इसने कितना एंगल बनाया, थीटा जितना एंगल बनाया, पाथ डिफरेंस से चल रहा है। तो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ABN, ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। उसके में साइन थीटा ले लो तो BN आपको मिल जाएगा। देखो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसका हाइपोटेनिस ये बनेगा बच्चों AB, है ना, और ये उसका अपोजिट साइड BN, तो BN डिवाइड बाय AB साइन थीटा मिलेगा मुझे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर AN ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड रे विद द A, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसे लिखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉ AN perpendicular to the direction which is diffracted with A, ठीक है, डिफ्रैक्टेड विथ A से डिफ्रैक्टेड है, ऐसी डायरेक्शन के साथ हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AN, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए बोला मैंने आपको, ट्रायंगल ABN, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो वहां पे मैं साइन थीटा लगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग बस राइट एंगल के लिए ही लगा सकते, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें मुझे साइन थीटा क्या मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू BN डिवाइड बाय AB, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। जरा डायग्राम चेक कर लो, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड है BN और इसका हाइपोटेनिस है AB। AB कितना मिल रहा है हमें, स्लिट विड्थ कितनी है A, तो AB का डिस्टेंस कितना है A,
और ये bn क्या है यहाँ पे पाथ डिफरेंस है बच्चों, तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, ये तो 1 लैम्बडा हो सकता है, 2 लैम्बडा हो सकता है, 3 लैम्बडा हो सकता है। तो 1 लैम्बडा रहेगा तो हम फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, 2 लैम्बडा रहेगा तो सेकेंड मिनिमा मिलेगा, 3 लैम्बडा रहेगा तो थर्ड मिनिमा मिलेगा। समझ में आया? तो इस पाथ डिफरेंस से सारा खेल डिपेंड है, पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे bn क्या है, bn इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए 1 लैम्बडा पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे लैम्बडा, मतलब 1 लैम्बडा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे bn और पहला एंगल थीटा, थीटा हम कितना लेंगे यहाँ पे, थीटा हम थीटा 1 लेते क्योंकि ये पहला ही है ना, इसलिए थीटा हम लोग लेंगे यहाँ थीटा 1। पाथ डिफरेंस लेंगे 1 लैम्बडा, थीटा हम लोग लेंगे थीटा 1। तो ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन हो गया, थीटा 1 लैम्बडा। तो यहाँ पे मुझे bn देखो क्या मिलता है, bn इज इक्वल टू, बच्चों मैंने बहुत आपको शॉर्ट में लिख के दिया है ये सब कुछ, अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका, बट मैंने सब पॉइंट वाइज आपको इजी करके दिया है, इतना आपको करके जाना है, 100% मार्क्स मिलेंगे गारंटी के साथ कहती हूँ। bn लेना है, ab को मैंने इधर शिफ्ट किया, देखो क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 इंटू ab मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे साइन थीटा 1 इंटू ए, स्लिट विड्थ कितनी है यहाँ पे a, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय a। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे क्या मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर पता है क्या, इसके ऊपर बहुत बार है ना सिर्फ थीटा के लिए फॉर्मूला देते हैं वो, तो ये थीटा जो है ना बच्चों वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू हम थीटा मान सकते हैं, जब छोटा होता है तो हम करते हैं ऐसे। थीटा 1 इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका और एक फॉर्मूला बनता है, क्या बताती हूँ, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा 1 को नियरली इक्वल टू थीटा 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय a। तो बच्चों ये हमें मिलता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, पहला मिनिमा। ठीक है, पहले सेंटर में क्या आता है, मैक्सिमा, उसके बाद तुरंत कौन आता है, मिनिमा। अब क्या आएगा, मैक्सिमा, बट मैक्सिमा की हम बाद में निकालेंगे, अभी पहले हम लोग निकालते हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंड सेकेंडरी के लिए कुछ नहीं बच्चों, देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग, डेरिवेशन बड़ा है और मुझे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। अब मैं वापस सेकेंड पॉइंट देती हूँ, कौन सा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। उसके लिए हम कुछ नहीं बच्चों, बहुत छोटा है ये, मैं बताती हूँ, सेकेंडरी मिनिमा उसके लिए बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको बस bn इज इक्वल टू 2 लैम्बडा लेना है। क्या करना है, फॉर्मूला देखो क्या है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, bn अपॉन ab है ना, ये एज इट इज ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू bn अपॉन ab, बस पाथ डिफरेंस चेंज कर दो, क्या bn इज इक्वल टू क्या ले लो, 2 लैम्बडा। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 ले लो, सेकेंड के लिए थीटा 2, फर्स्ट के लिए थीटा 1, लेट bn इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। ठीक है, बस अभी वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू bn की जगह पे 2 लैम्बडा, और ab कितना है हमारा, ये तो सबके लिए a ही रहेगा, स्लिट विड्थ थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, 2 लैम्बडा डिवाइड बाय a, मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय a। बच्चों ये 2 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, याद है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। ये फर्स्ट का हमें क्या मिला, दिस इज लैम्बडा बाय a मिला ना, ये भी लैम्बडा बाय a, ये भी लैम्बडा बाय a, अभी इसका निकाला, ये कितना है 2 लैम्बडा बाय a। अगर मैं इस साइड का प्लस लेती हूँ, ये प्लस लेती हूँ, तो ये मुझे माइनस मिलेगा, इसका माइनस 2 लैम्बडा बाय a मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, दोनों साइड में आ रहा है, प्लस 2 लैम्बडा बाय a माइनस 2 लैम्बडा बाय a। ठीक है, अब बात करते हैं n लैम्बडा बाय a को कैसे निकालेंगे। सिमिलरली in general the position
ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा इज क्या है, साइन थीटा n इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे 1 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 3 लैम्बडा बाय n सो ऑन, यहाँ पे हमें मिलेगा n इंटू लैम्बडा बाय a। यहाँ पे n इज इक्वल टू, सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा n इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा बाय a, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट थीटा भी ले सकते हैं। और यहाँ n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए, प्लस माइनस 2 सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए, प्लस माइनस 3 थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमने बात की है बच्चों एंगुलर सेपरेशन की। आपको अभी बोला उन्होंने, मान लो उन्होंने बोला कि सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन निकालो, तो आप बस क्या करोगे, यही फॉर्मूला उठाओगे और इसके अंदर n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करोगे। उन्होंने बोला फर्स्ट की निकालो तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, उन्होंने बोला थर्ड की निकालो तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो, बस दैट्स इट। ऐसे आपको सॉल्व करना, ये जनरल फॉर्मूला हमें मिल गया। ज्यादा वहां पे थोड़ी ना हम डिफ्रैक्शन पैटर्न में थोड़ी ना मेजर करते बैठेंगे, मेजर करने के लिए हर बार हमें बहुत टाइम जाएगा। तो डिपेंड्स, उन्होंने इतना सिंपल फॉर्मूला दिया है हमें जिसके अंदर हम तुरंत वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने निकाला क्या, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर सेपरेशन। ये हो गया एंगुलर सेपरेशन का। बट क्या स्क्रीन के ऊपर ये तो हमने थीटा निकाला बच्चों, थीटा मतलब देखो कैसे हमने कौन सा डिस्टेंस निकाला, मैं बता दूं आपको। हमने क्या किया, ये थीटा निकाला, कितने एंगल पे हमें फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, कितने एंगल पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, सेकेंड मिनिमा मिलेगा, ये मैंने एंगल निकाला, एंगुलर सेपरेशन निकाला। बट अगर मुझे मान लो यहाँ का डिस्टेंस चाहिए होगा स्क्रीन के ऊपर का, मतलब ये मुझे y चाहिए, कितने डिस्टेंस पे, स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, y निकालने के लिए हम कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? तो बच्चों मेरे पास आंसर है यस। तो उसी का मैं अभी आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। पहले तो हाँ एक मिनट रुको मैं बताती हूँ सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले आप ये लिखोगे कंस्ट्रक्शन, 4 मार्क्स का, अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ बच्चों, बहुत बड़ा है ये। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट, ये मत निकालो, इसकी जरूरत नहीं, ये आपको समझने के लिए मैंने दिया, इसका निकालो। उसके बाद इसका निकालो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का, उसके बाद सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा का, इसमें ही आपको n सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है, और इसी तरह आगे का भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं वापस से एक सेपरेट स्लाइड लेती हूँ। मैम कितनी स्लाइड भरोगे, हम बेचारे बच्चे क्या क्या लिखें, जरा हम पे तरस खाओ। मैंने तरस खा के बहुत शॉर्ट करके दिया है बच्चों, बहुत मतलब सोच के मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैं ऑफलाइन में देखती हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, इसलिए ना मैंने बहुत शॉर्ट करके इसके नोट्स बना के दिए बच्चों के लिए। तो अगर आप इतना भी लिखोगे ना अंडरस्टैंडिंग करके तो आपको आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, जरूर आएगा। देखो तो अभी हम, हाँ मैं क्या बता रही थी, अभी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो मैंने क्या किया, यहाँ सेंटर में एक मैक्सिमा लिया, ठीक है। ये मैक्सिमा के बाद हम लोग क्या लेंगे, मिनिमा, ये मिनिमा, ये हमारा मिनिमा है, ठीक है। मान लो ये सेंटर से, ये सेंटर है, इस सेंटर से ये फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस हम y मान के चलते हैं, ये y मान के चलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड मिनिमा, ठीक है, इस साइड भी एंड इस साइड भी सेकेंड मिनिमा। इससे हम लोग इसका डिस्टेंस हम लोग y2 मान के चलते हैं। सिमिलरली इससे इसका डिस्टेंस y2 होगा, ये y1, ये y2 एंड सो ऑन, ऐसे हम मानेंगे n, एंड सो ऑन ऐसे हम मानेंगे n। और इसका सेंटर से डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं yn। सिमिलरली इसका सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मान के चलते हैं yn, ठीक है। ये yn क्या है, बी द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बी द डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसके लिए ना बच्चों मैं अभी साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं लूंगी, क्योंकि साइन थीटा हमने एंगुलर सेपरेशन के लिया था।
अब मैं यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लेने वाली हूँ। कैसे देखो, tan थीटा क्यों, देखो क्योंकि मुझे tan थीटा से ही मिलेगा ये। कैसे देखो, वापिस आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे देखो हम ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, दिस दिस एंड दिस। इसको कलर चेंज करके दे, देखो मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। एक मिनट है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये सब इरेज कर देते हैं। देखो ये ट्रायंगल लो, ये एंड ये। देखो ये ट्रायंगल का ये डिस्टेंस कितना है, यहां से d, ये डिस्टेंस d है। ये एंगल कितना है, थीटा। एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये सीधा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका अगर मैं tan थीटा ले लूं तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसकी अपोजिट साइड हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, yn, और इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, d। हो गया, d मुझे पता है और मुझे y निकालना है, और थीटा मैंने निकाला है ऑलरेडी। तो थीटा में यहाँ पे पुट करके tan थीटा का फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे tan थीटा निकालूंगी बच्चों। देखो अब चलते हैं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, तो उसके लिए मेरे पास अभी ये फॉर्मूला है। इसके लिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसको हाँ ये रहने दो, 1 2 और 3 नाम दे दो इसको, 3। इफ yn be the distance of nth secondary minima from central maxima, nth secondary minima from central maxima। तो इसमें हमें tan थीटा n क्या मिलेगा, tan थीटा n इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या थी इसकी, yn, और एडजेसेंट साइड थी d, डिस्टेंस d फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा इन n इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी मुझे yn चाहिए ना, वेरी स्मॉल। इसके लिए मैं आगे के स्टेप्स लिख रही हूँ। तो ये अगर छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू एंड tan थीटा की वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। साइन थीटा कितना है बच्चों, अभी साइन थीटा n हमने निकाला, n लैम्बडा डिवाइड बाय a, ये पुट कर दो, दैट इज n लैम्बडा डिवाइड बाय a। और tan थीटा कितना है, yn अपॉन d। तो इससे मुझे yn क्या मिलता है, देखो d इधर शिफ्ट कर दो, n इंटू लैम्बडा d डिवाइड बाय a। बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा। अगर उन्होंने आपको वेवलेंथ दी है, लैम्बडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, लिख लो n इज nth सेकेंडरी मिनिमा। ये nth डार्क बैंड के लिए चल रहा है, nd लिखा तो भी चलेगा, डार्क बैंड के लिए मतलब मिनिमा के लिए। ये कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन उन्होंने पूछी है, nth सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, उसके बाद d क्या है यहाँ पे, d डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्लिट, a क्या है यहाँ पे, स्लिट विड्थ। ठीक है, इस a के जगह पे हम लोग स्मॉल d भी ले सकते बच्चों। याद है आपको स्लिट विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स लिया था। ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, w याद है आपको, w इज इक्वल टू होता है लैम्बडा d अपॉन d। तो इसकी जगह पे हम लोग w भी पुट कर सकते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है, y&d इज इक्वल टू n इंटू w। yd अपॉन a की जगह पे हम w भी पुट कर सकते हैं। w क्या है यहाँ पे, w इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। दोनों में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सेम है बच्चों, बस एक डिफरेंस है, क्या, यहाँ पे स्मॉल d हुआ करता था इंटरफेरेंस पैटर्न में, और इसमें क्या हुआ करता है, w हुआ करता है। ठीक है, इतना डिफरेंस है, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम आपने नहीं निकाला चलेगा, बट ये आपको जरूर लिखना है। ये मैंने किसके लिए लिया बच्चों, दिस इज एवरीथिंग फॉर सेकेंडरी मिनिमा। अभी तक हमने सेकेंडरी मैक्सिमा की बात नहीं की है, ये सब कुछ किसके लिए मैंने दिया आपको, सेकेंडरी मिनिमा के लिए दिया।
अब मैं आपको सेकेंडरी मैक्सिमा का बताती हूँ। बच्चों अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। ये किसके लिए था? सब कुछ हमने पोजीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा के लिए देखा। देखो ये सब कुछ किसके लिए लिया हमने? ये सेंट्रल मैक्सिमा का सेंट्रल सेकेंडरी मिनिमा, इसमें फर्स्ट लिया, फिर सेकेंड लिया, फिर nth निकाला, फिर हमने उसी के लिए y का फॉर्मूला निकाला। अब हम बात करते हैं किसकी? देखो ये क्या है हमारा? ये y है मान लो, ये यहाँ से ये हमारा क्या है? मैक्सिमा। तो ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, या फिर इसी साइड भी देखो, इसी साइड ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ तक y1, ये y एंड d था डार्क मिनिमा के लिए। अब हम किसके लिए लेंगे? सेम इसका यहाँ से यहाँ तक हमारा y एंड b रहेगा। इसके पहले हमारी ब्राइट फ्रिंज रहेगी ना, यहाँ पे ब्राइट रहेगी फिर डार्क रहेगा। सेम इस साइड में भी क्या आएगा हमारा? y एंड b। अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा। सेम यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस, इस साइड में सेम, दोनों साइड से सेम पैटर्न मिलता है। एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस, और बीच में उनको पकड़ के रखने वाला कौन है? सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या निकालना है? ये y एंड b निकालना है। y एंड d हो गया, y एंड b। ठीक है, इसके लिए मैं और एक स्लाइड लेती हूँ। अब मैं टाइटल देती हूँ पोजीशन ऑफ, नेक्स्ट टाइटल दो, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो अब यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा है ना बच्चों, मैक्सिमा के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है? पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा था, bn हमने क्या लिया? 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा लिया ना। वैसे यहाँ पे ये कितना होना चाहिए मैक्सिमा के लिए? दैट शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, ऐसे होना चाहिए। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस मतलब bn की वैल्यू, पाथ डिफरेंस should be odd integral multiple of lambda by 2। ठीक है, मतलब क्या? bn इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n+1, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला वापस ले लो, साइन थीटा n बाय ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या आएगा? bn अपॉन ab होता है, bn अपॉन ab। तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा nb इज इक्वल टू ट्वाइस n+1 इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय 2a। ए बी क्या है यहाँ पे? ए, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए। ठीक है, ये मुझे मिलता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, जैसे कि थीटा n इज इक्वल टू क्या मिला था? n लैम्बडा बाई ए मिला था, वैसे ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे क्या मिलेगा? 2n+1 लैम्बडा बाई 2a। ये लैम्बडा के फॉर्म में, मतलब ये थीटा का फॉर्मूला मिला, इसी को हम थीटा nb भी बोल सकते हैं। थीटा nb इज इक्वल टू ट्वाइस n+1 इंटू लैम्बडा बाई 2a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, डिस्टेंस y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम वापस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे tan का, tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू इफ y एंड बी द y एंड d बोलो अभी, हाँ y एंड b हो गया अभी, y एंड d मतलब डार्क बैंड का nth डार्क बैंड, y एंड सॉरी ब्राइट बैंड देख रहे हैं ना अभी, डार्क नहीं ब्राइट देख रहे हैं। y एंड b लिखो यहाँ, एन बी be the distance of nth bright band at nth bright fringe from central maxima, या फिर आप मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, nth सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसे भी बोल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा।
ठीक है। तो यहाँ tan थीटा एन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू वाई एन बी अपॉन डी। ये फॉर्मूला आया था ना हमारा, अभी लास्ट स्लाइड में देखो मैंने लिख के दिया है tan थीटा बी का, सेम वही फॉर्मूला। अब यहाँ इन दोनों को इक्वेट करो, थीटा सेम आगे लिखना है, एन बी इज वेरी स्मॉल, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट करेंगे, साइन थीटा एन बी इज इक्वल टू tan थीटा एन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक दोनों को इक्वेट करना है ना, तो दोनों को इक्वेट करो। साइन थीटा एन बी कितना है, ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू tan का फॉर्मूला वाई एन बी डिवाइड बाई डी। तो यहाँ वाई एन बी मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा, और डी इधर शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई ट्वाइस ए। आप चाहे ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर और एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखो यहाँ 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालने से हमें क्या मिलेगा, 2 इन ब्रैकेट n प्लस 1/2 बनेगा। ये 2 मैंने बाहर लिया तो यहाँ 1/2 आ गया। लैम्बडा डी डिवाइड बाई क्या मिलेगा, ट्वाइस ए। तो दिस 2 गेट कैंसल, तो वाई एन बी क्या मिलेगा, n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा डी डिवाइड बाई ए। तो ये मुझे मिलता है, दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज डिस्टेंस या फिर कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो। अब बात करते हैं बच्चों इसका ग्राफिकल रिव्यू। देखो ग्राफ से आप तुरंत याद रख सकते हैं, ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये सब कुछ आप ग्राफ से याद रख सकते हैं। इसके लिए चाहे तो मैं ना आपको एक फॉर्मूला लिख के दूंगी बाद में। फिलहाल देखो ग्राफ में मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेंटर में क्या होता है, मैक्सिमा, फिर डार्क बैंड, फिर सेकेंड डार्क बैंड, है ना, फिर थर्ड डार्क बैंड, सिमिलरली यहाँ डार्क बैंड, फिर छोटी और डार्क बैंड, उसके बाद नेक्स्ट डार्क बैंड। मतलब ये मिनिमा और ये सेंटर मैक्सिमा। सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो देखो ग्राफ यहाँ पे देखो, सेंटर मैक्सिमा सबसे हाई इंटेंसिटी वाला है सेंटर मैक्सिमा। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा मिनिमा का, फिर हमारा सेकेंड मिनिमा, उसकी इंटेंसिटी उससे कम, इसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी उससे कम, और उससे कम इसकी इंटेंसिटी, और उससे कम इसकी इंटेंसिटी। सेम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इससे कम, ये दोनों की सेम रहेगी, उससे कम इसकी, ये दोनों की सेम रहेगी, उससे कम इसकी, ये दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। सेंटर में मिलता है 0 पॉइंट पे क्या मिलता है हमें, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्या मिला, 1 लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, n लैम्बडा बाई ए। तो यहाँ मिनिमा का पोजीशन हमें क्या मिला, 1 लैम्बडा बाई ए। अगर इस साइड है तो प्लस, इस साइड है तो माइनस। फिर सेकेंड मिनिमा कहाँ पे मिला, 2 लैम्बडा बाई ए पे, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। फिर थर्ड मिनिमा 3 लैम्बडा बाई ए पे, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर ग्राफ, इतना ग्राफ अगर बच्चों आप याद कर लो ना, इससे आपको एंट्रेंस में बहुत आसानी रहेगी। एंट्रेंस में उन्होंने मिनिमा पूछा तो आप तुरंत ये फॉर्मूला यूज कर दो। और मैक्सिमा के लिए क्या करना है, बस क्या करना है मैक्सिमा के लिए, यहाँ पे 1 लैम्बडा बाई ए है ना, 1 लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए एंड अप टू सो ऑन n लैम्बडा बाई है। सेम ये किसके लिए है, मिनिमा के लिए। अगर उन्होंने मैक्सिमा पूछा है ना, तो आप क्या करो, मैक्सिमा के लिए बस क्या करो, यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखोगे, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, बस ये करना है आपको। n लैम्बडा बाई a है ना, यहाँ 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a करना है। नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, 2n प्लस 1, n की जगह पे 2n प्लस, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। तो ये मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट्स इट। समझ में आया बच्चों? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको है ना
दोनों फॉर्मूलेस कंपेयर, अभी हमारा कंपैरिजन बाकी है किसका, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का। तो पहले अभी हम कंपैरिजन देखेंगे, उसके बाद में आपको दोनों के फॉर्मूलेज लिख के दूंगी। तो चलो पहले अभी कंपैरिजन देखते हैं दोनों का, बस उतना पॉइंट अभी रह गया है। फिर दोनों के कंबाइंड फॉर्मूलेज में आपको एक स्लाइड पे लिख के देती हूँ, उतना अगर आपने किया दैट्स इट। देखो बच्चों, अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक से देखो। यहाँ पे देखो, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम द डिफरेंट वेव फॉर्म्स। हमने देखा वेव फ्रंट्स, हमने 2 स्लिट्स ली थी और 2 स्लिट्स से निकलने वाली सारी वेव्स जो है वो एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज मतलब इंटरफेयर कर रही थी, उससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था। बट डिफ्रैक्शन हमें किससे मिलता है बच्चों, is due to many waves coming from the different parts of a single wave front। हमने AB एक ही वेव फ्रंट लिया, उस AB से अलग अलग वेव्स निकली और ये अलग अलग वेव्स को हमने एक पॉइंट पे फोकस किया, तो उससे हमें P0 मिला, P मिला, है ना। साथ में चलने वाले एक जगह, एंगल पे चलने वाले एक जगह, तो उनको हमने एक जगह फोकस किया। सो इज ड्यू टू मेनी वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट से अलग अलग वेव्स निकली। अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो, तब अच्छे से समझ में नहीं आता। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया, ये देखो नीचे, सब ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इक्वल होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, बट डिफ्रैक्शन में इक्वल होती है क्या, नहीं। सेंटर की सबसे ज्यादा, उससे कम बाजू वाले की, उससे कम बाजू, मतलब सेकेंडरी के सबकी इंटेंसिटी कम होते होते जाती है, बट सेंटर की सबसे ज्यादा। बट वैसे यहाँ पे नहीं, इसकी इंटेंसिटी सबकी ज्यादा थी, सेम थी। यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द ऑर्डर ऑफ ब्राइट हैंड, राइट हैंड से इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मिनिमम इंटेंसिटी में भी 0, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो सकती है, बट यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलती है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज सेम एज दैट ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंजेस। सबकी विड्थ यहाँ सेम है, देखो सबकी विड्थ क्या है, यहाँ सेम है, बट यहाँ सेंटर वाले की विड्थ सबसे ज्यादा, उससे कम साइड में, और कम होते 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 विड्थ क्या होती है, डिफरेंट होती है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्रॉडर दैन अदर मैक्सिमा एंड इट इज डबल द फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ से डबल होती है। द वेव्स इमिटेड बाय 2 कोहेरेंट सोर्सेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। 2 कोहेरेंट सोर्सेस से ट्रैवल होने वाले रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट द लाइट वेव्स आर बेंट एट द कॉर्नर्स। मैंने क्या बताया, कॉर्नर्स पे पास होने वाले लाइट क्या होते हैं, बेंट होते हैं, एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड डिस्प्लेस्ड स्ट्रेट लाइन पाथ। उसके बाद जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना बच्चों, जैसे कि माइक्रोस्कोप होगा, टेलीस्कोप होगा, हमारे आंखें, खुद की आंखें, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये सब, इनका सबका रिजॉल्विंग पावर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है बच्चों, इनका सबका रिजॉल्विंग पावर जो है ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरफेरेंस। Resolving power of an optical instrument does not depend on interference, but the resolving power of an optical instrument is depends on the phenomenon of diffraction। इसलिए पहले हम diffraction पढ़ते हैं, उसके बाद resolving power पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही, और दोनों की डायग्राम ड्रॉ कर दो, बट ड्रॉ करते हुए याद रखें कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न यहाँ पे इनकी विड्थ सेम दिखाओ, बट यहाँ पे विड्थ चेंज दिखाओ। सेंटर में विड्थ ज़्यादा रहेगी, फिर बाद में विड्थ कम होते होते हमें मिलेगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको दोनों के फॉर्मूले का एक सेपरेट स्लाइड बना के देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं आपको फॉर्मूले की लिस्ट देती हूँ, देखो। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के, हमने कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फिर nth डार्क फ्रिंज, फिर फ्रिंज विड्थ देखा था, वो सब कुछ हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, देखो सबसे पहला पॉइंट, कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज क्या थी बच्चों, nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला yn इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला था ना। यहाँ पे n क्या है, फ्रिंज विड्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी फ्रिंज है वो, नंबर ऑफ फ्रिंज लिख के दूँ, n है नंबर ऑफ फ्रिंज, देन लैम्बडा वेवलेंथ, याद रखो बच्चों इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, d है डिस्टेंस,
distance of screen from the source, distance between screen and source, screen and source. उसके बाद D क्या है, distance between slits, distance between two slits, between two slits. उसके बाद हमने किसके लिए देखा था फॉर्मूला, nth डार्क फ्रिंज के लिए, है ना. सेकेंड, कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मतलब yn इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 इंटू लैम्डा d अपॉन 2d. ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है. फिर हमने यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला स्टडी किया था. थर्ड पॉइंट, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ क्या थी बच्चों, w, जिसको हमने w से डिनोट किया था. दैट इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अभी सेम मैं आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए बताती हूँ. ये सब हमने इंटरफेरेंस में ऑलरेडी YDAC में स्टडी किया था. अभी हम लोग देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए. फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें हमने देखा सबसे पहला कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा. कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है. इसमें सबसे पहले हमने एंगुलर सेपरेशन देखा, मतलब साइन थीटा एन. साइन थीटा एन इज इक्वल टू देखा, दैट इज n इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय a, है ना. n इंटू लैम्बडा बाय a, ये फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने. फिर y का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा y के फॉर्म में. इसी को हमने y के फॉर्म में कैसे लिखा था, एंड मिनिमा है ना, मतलब एंड डार्क पॉइंट लिखा था. ये हमने क्या डिराइव किया बच्चों, दैट इज n इंटू लैम्बडा डी डिवाइड बाय a. इसी को हमने लिखा n इंटू डब्ल्यू, है ना. w क्या होती है यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया. सेम हमने सेकेंड कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए किया. कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा वो क्या था, फर्स्ट साइन थीटा n, यहाँ n d करो, यहाँ n b करो, ब्राइट. मैक्सिमा मतलब ब्राइट. दैट इज ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा डिवाइड बाय 2a, है ना. एंड और ये फॉर्मूला वाई एन के फॉर्म में, वाई एन बी इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 देन लैम्बडा डी डिवाइड बाय 2a, लैम्बडा डी डिवाइड बाय 2a. इसी को हमने कैसे लिखा था, इसी को हमने लिखा था, इसको लिखो, इसको ट्वाइस n नहीं, n प्लस 1/2, है ना. n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा, w, ठीक है. तो ये बस NW है ना, तो ये n प्लस 1/2 इंटू W. ऐसे भी W क्या है यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है. इसका भी स्क्रीनशॉट. सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह बस इतना डेरिवेशन लिया, उसके ऊपर से हमने ये छोटे से फॉर्मूले निकाले. तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों. अभी फ़िलहाल तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं दे रही हूँ, मतलब जिससे रिक्वायर्ड होंगे तो उतने देती हूँ, बट लेक्चर्स ही बड़े बड़े बन रहे. तो अगर कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए ना, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करते ज़रूर आएंगे. बस फॉर्मूले एक बार याद रहने चाहिए और उसकी कंसेप्ट आपको अप्लाई करते आनी चाहिए. एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों, न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करो. डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको नहीं आएगा, डायरेक्ट MCQ सॉल्व करोगे तो भी नहीं आएगा. तो बेटर रहेगा आप कंसेप्ट पहले क्लियर करो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है. तो बच्चों आज अभी दे दो मुझे इजाज़त, मैं अभी लेक्चर ख़त्म करती हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.